हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड इसमें इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव फिनिश्ड माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, बोथ ऑफ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बोथ ऑफ विच हैव देयर ओन genetic material and divide on their own according to the cell requirement and independent of the cell. ये अपनी डिवीजन करते हैं और अकॉर्डिंग टू द सेल रिक्वायरमेंट करते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स आर दो स्ट्रक्चर्स जो प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हमने पीछे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टडी किया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किए, RER और SCR. RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SCR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज रफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट. ठीक है. एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज स्मूथ बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स. तो रफ यानी खुरदरा होता है क्योंकि उसके ऊपर ये दाने होते हैं, राइबोसोम्स के दानेदार स्ट्रक्चर होता है. दाने होते हैं या ग्रैन्यूल्स कह सकते हैं, होते हैं. ठीक है. तो राइबोसोम्स बेसिकली क्या है? राइबोसोम्स ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिसे सबसे पहले जॉर्ज पैलर्ड ने ऑब्जर्व किया था अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी अंडर अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप. और इन्होंने कहा था कि ये डेंस पार्टिकल्स हैं, दानेदार से पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है. और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होते हैं और फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी होते हैं. ठीक है. जब मैंने मोनेरा बताया, बैक्टीरियल सेल के बारे में या प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया, उसमें भी मैंने अटैच्ड और फ्री बताया था. और फ्री फॉर्म वहाँ पे हमने पॉलीसोम भी डिस्कस किया था कि mRNA के ऊपर अटैच था उसमें. ठीक है. यहाँ पे भी अटैच्ड और फ्री दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे पॉलीसोम नाम का स्ट्रक्चर नहीं होता है यूकेरियोट्स में. यूकेरियोट्स में फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं और अगर अटैच्ड फॉर्म है तो यहाँ पे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देते हैं. ठीक है. प्रोकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है. ठीक है. ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं? राइबोसोम्स RNA और प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं. तो ये क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही प्रेजेंट होती है. ठीक है. और ये बने किस चीज़ के होते हैं बेटा? RNA एंड प्रोटीन्स. ठीक है. एंड दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. और राइबोसोम्स जैसे मैंने बताया दोनों ही तरह के सेल्स में, यानी यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में ही होते हैं. तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जैसे मैंने आपको बताया था कि 70S टाइप के होते हैं जिनकी दो सब यूनिट्स होती हैं, 50S और 30S. ठीक है. और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80S के होते हैं जिनकी हम डिटेल यहीं पे करने जा रहे हैं. तो दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. ठीक है. और S बेटा, जो S होता है, जो 70S 80S हम लगा रहे हैं, S की फुल फॉर्म है स्वेडबर्ग यूनिट. हम किसी भी चीज़ के पीछे यूनिट्स लगाते हैं ना, कितने किलोमीटर्स जैसे यूनिट है, मीटर्स यूनिट है, केजीज यूनिट है. सो वैसे ही राइबोसोम्स की जो मेजरमेंट, राइबोसोम के साइज़ की जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं वो S लिख रहे हैं उसके पीछे, यानी कि स्वेडबर्ग यूनिट. और स्वेडबर्ग यूनिट का बेसिकली मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कि ये कितना डेंस है और कितना इसका साइज़ है. तो इसको हम कितनी सेडिमेंटेशन इन द सेंस, अब कोई भी चीज़ हम लोग पानी में फेंकते हैं तो ज़्यादा जिसकी डेंसिटी और साइज़ ज़्यादा होता है वो चीज़ जल्दी नीचे सेडिमेंट हो जाती है, यानी जल्दी नीचे सेटल हो जाती है. तो इसलिए उस हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं. सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये होता है. और क्या इसकी फुल फॉर्म हम लोग मानते हैं? स्वेडबर्ग यूनिट्स. ठीक है. सो अब जो बैक्टीरियल सेल वाला 70S या यूकैरियोटिक सेल वाला 80S, दोनों ही दो दो सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं. ठीक है. 70S जो राइबोसोम है वो एक तो बैक्टीरियल सेल में होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी 70S प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में. ठीक है.
बेटा पॉज करके आई विल रिकमेंड कि आप ये स्लाइड नोट कर लीजिए। ओके मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको। ये राइबोसोम्स ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर हमें दिखाई देते हैं। किन्होंने इन्हें सबसे पहले ऑब्जर्व किया था? जॉर्ज पैलेड ने ऑब्जर्व किया था 1953 में। दे आर कंपोज्ड ऑफ, किस चीज़ के ये बने हुए हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन्स के ये बने हुए हैं। एंड दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं हैं। ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में ही पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोट्स में ये 70S टाइप और यूकैरियोट्स में ये 80S टाइप का होता है। एस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट, विच स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी ये कितना डेंस है और क्या इसका साइज है उसके अकॉर्डिंगली ये होता है। ये बना किस चीज़ का होता है? कुछ आरएनए और प्रोटीन्स का ये कॉम्बिनेशन होता है। एंड दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। फाइन, I hope you have noted and understood, and I am changing the slide. हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटो यानी सेल, स्केलेटन वो फ्रेमवर्क जो सेल का स्ट्रक्चर बनाता है। सो an elaborate network of filamentous proteinaceous structures present in cytoplasm are collectively referred to as cytoskeleton. तो elaborate network, एक नेटवर्क यानी रिलेशनशिप बन जाता है फिलामेंटस प्रोटीन के धागेदार स्ट्रक्चर्स का, प्रोटीन के कुछ धागेदार स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क सा बन जाता है साइटोप्लाज्म में, जिनको हम लोग साइटोस्केलेटन कह देते हैं, सेल का स्केलेटन। तो सेल का स्केलेटन काफ़ी फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। तो स्केलेटन जैसे हमारे अंदर स्केलेटन होता है बोन्स वगैरह का, तो वो हमें मैकेनिकल सपोर्ट देता है। हम लोग मूव भी, हमारी लेग्स वगैरह में भी स्केलेटल एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग मूव कर पाते हैं, और हमारी शेप को भी वही मेंटेन करता है, बेसिक शेप को। तो साइटोस्केलेटन सेल के अंदर भी कुछ प्रोटीन के धागेदार यानी फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और वो सेल का शेप, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी और मेंटेनेंस में मदद करते हैं। इसलिए हम उन्हें, उनके पूरे नेटवर्क को मिलजुल कर साइटोस्केलेटन कहते हैं। फाइन, मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ आपको, आप नोट कर लीजिए इसको।
आई होप यू हैव नोटेड इट। मैं आगे करा रही हूँ आपको। सीलिया और फ्लैजेला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सीलिया एंड फ्लैजेला स्टार्ट कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकली अगर हम इनको ऑब्जर्व करें, सीलियम को या फ्लैजेलम को, तो हमें ये दिखता है कि दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके कोर को हम लोग एक्सोनीम कहते हैं। द कोर इज कॉल्ड एक्सोनीम। ये इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, सो इसका कोर यानी सेंटर का जो पोर्शन होता है उसको हम एक्सोनीम बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ये क्या होते हैं, इसमें काफ़ी माइक्रो ट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर यानी माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं अलोंग द लॉन्ग एक्सिस। यानी कि इस तरीके से अगर ये लंबा है तो इसमें काफ़ी सारे ट्यूब्यूल्स रन करते हुए दिखाई देते हैं। उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उनको क्रॉस सेक्शन में हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सोनीम, ये पॉइंट्स में पहले चलो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देती हूँ। ये देखो, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं छोटे छोटे से। ये एक ट्यूब्यूल है, इसके साथ का ये एक ट्यूब्यूल है, ये एक ट्यूब्यूल है, इसके साथ वाला ये भी एक ट्यूब्यूल है, और सेंटर में भी हमें यूं दो ट्यूब्यूल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं आप अब देख रहे होंगे कि जैसे ये वाला एक ट्यूब्यूल है, इसके साथ ही एक और ट्यूब्यूल जॉइंट है। तो क्योंकि ये दो दो का जोड़ियाँ बनी हुई हैं तो इसलिए हम इनको डबलेट्स बोल रहे हैं। ठीक है, डबलेट्स बोल रहे हैं इन ट्यूब्यूल्स को। और ये पेरिफेरली यानी कि सेंटर वाली चीज़ को यूं पेरिफेरली सराउंड कर रहे हैं। सो इनको हम लोग पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। और ये वाले सेंटर में हैं तो इसलिए इनको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स देख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो आपस में इस तरीके से अटैच्ड हैं, जिनको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोला जा रहा है, दोनों को ही। और बाकी पेरिफेरल वालों को सबको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोला जाता है। और क्योंकि ये दो दो की जोड़ियों में हैं तो इसीलिए इनको डबलेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दो दो की जोड़ियों में होते हैं। और ये सारी जोड़ियाँ इस तरीके से सेंटर यूं ग्रीन लाइंस यहाँ पे दिखा रखी हैं जो इनको यूं ज्वाइन कर रही हैं। इनको हम लोग इंटर डबलेट ब्रिज बोल रहे हैं। ठीक है, और बेटा अगर देखो आप लोग, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं, 1, यानी डबलेट्स कितने हैं, 2, 3, तो ये 9 बनेंगे टोटल। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 आते हैं डबलेट्स, जो कि एक दूसरे के साथ क्योंकि इस तरीके से अटैच्ड हैं डबलेट्स, तो हम लोग इनको दो नहीं काउंट करते, एक डबलेट को हम लोग एक ही काउंट करते हैं। तो ये 9 इस तरीके से अरेंज हो गए जो कि पेरिफेरली अरेंज्ड हैं। और सेंटर में ये अलग अलग हैं दोनों ट्यूब्यूल्स अरेंज, तो इनको हम दो काउंट करते हैं। इसीलिए हम इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। क्या कहते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, देखो, तो मैं वही चीज़ अब आपको दिखा रही हूँ। देयर कोर इज कॉल्ड एक्सोनीम, और इसमें काफ़ी माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। ये हमने क्रॉस सेक्शन में देखा, इसलिए हमें गोल दिखाई दे रहे हैं। अगर हम लॉन्गिट्यूडनली देखेंगे तो इस तरीके से जाते हुए ये ट्यूब्यूल्स हमें दिखेंगे पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। सो एक्सोनीम में 9 डबलेट्स होते हैं जो मैंने आपको दिखाए, जो कि रेडियली अरेंज्ड है। रेडियली यानी सेंटर में से सेम रेडियस पे इस तरीके से ये अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, रेडियली अरेंज्ड हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और सेंटर में दो पेयर यानी दो सेंटर पे पड़े हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग 9+2 अरेंजमेंट या 9+2 एरे भी बोल देते हैं।
सो इसको हमने हेडिंग दी थी सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, हेडिंग मिस हो गई मेरे से, ये सीलिया और फ्लैजेला का है ये डायग्राम। ठीक है, 9+2 एरे या 9+2 अरेंजमेंट का ये क्रॉस सेक्शन है फ्लैजेला का। तो नोट करवाती हूँ मैं आपको, वेट। तो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स भी आपस में ब्रिज से कनेक्टेड हैं। ठीक है, और ये सेंट्रल शीथ से भी एनक्लोज्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स इस तरीके से ये ब्रिज से भी कनेक्टेड हैं। ठीक है, और ये सेंट्रल शीथ, ये चीज़ भी इसको सराउंड कर रही है। तो वही बोला गया है कि सेंट्रल ट्यूब्यूल ब्रिज से कनेक्टेड है और सेंट्रल शीथ से सराउंडेड है। और ये सेंट्रल शीथ विच इज़ सेंट्रल शीथ जो है इट इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डुप्लेट्स। तो पेरिफेरल डबलेट्स में दो दो ट्यूब्यूल्स हैं, इनमें से एक के साथ ये सेंट्रल शीथ कनेक्टेड है। ये सेंट्रल शीथ आ गई सेंटर वाली। ठीक है, दिस ऑल इज सेंट्रल शीथ। इसके साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ये डबलेट दो हैं तो दो में से एक का यूं एक स्पोक, जिसको हम लोग रेडियल स्पोक बोल रहे हैं, वो इस तरीके से जाके सेंट्रल शीथ के साथ कनेक्टेड है, 9 की 9 का। ठीक है, रेडियल स्पोक, ये इंटर डबलेट ब्रिज, सेंट्रल शीथ जो कि पूरे को सराउंड कर रही है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये इंटर डबलेट ब्रिज है और ये सेंट्रल ब्रिज है। ठीक है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को क्योंकि ये कर रहा है, ये भी एक ब्रिज है जो कि सेंट्रल डबलेट को सराउंड कर रहा है, या सेंट्रल ब्रिज भी हम इसको बोल सकते हैं, ब्रिज कनेक्टिंग सेंट्रल ट्यूब्यूल्स। सो रेडियल स्पोक्स, क्योंकि हर डबलेट में से एक से रेडियल स्पोक अंदर की तरफ आता है, जैसे ये दो डबलेट हैं तो एक से रेडियल स्पोक अंदर की तरफ आता है, तो 9 डबलेट्स हैं तो 9 रेडियल स्पोक्स हैं, 18 नहीं, क्योंकि डबलेट में से सिर्फ एक से आता है। ठीक है, और पेरिफेरल डबलेट भी आपस में कनेक्टेड हैं बाय लिंकर्स। जैसे ये किसको लिंकर बोला जा रहा है, इसको इंटर डबलेट ब्रिज को लिंकर बोला जा रहा है कि ये आपस में कनेक्टेड हैं बाय दीज लिंकर्स। ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक और मॉड्यूल में मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसमें ये कुछ एडिशन भी कर सकते हैं आप, जो दो मैंने कराई हैं। सो दोनों ही सीलिया और फ्लैजेला सेंट्रियोल जैसे स्ट्रक्चर से उभरते हैं, और इस टाइम पे हम इन सेंट्रियोल्स को बेसल बॉडीज़ बोलते हैं, क्योंकि ये इनका बेस बनाती हैं। सीलिया और फ्लैजेला सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर्स, जो सेंट्रियोल्स हम करते हैं ना कि एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते, तो उन्हीं सेंट्रियोल से, ये प्लांट सेल में मोस्टली नहीं होते। ठीक है, तो उन्हीं बेस सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से ये उभरती हैं। बट यहाँ पे हम उस स्ट्रक्चर को बेसल बॉडी बोल देते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से जैसे स्ट्रक्चर है और ये अराइज कर रहा है इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजेला या सीलिया को, तो इसीलिए ये इसका बेस बना रहा है, तो इसीलिए हम इसको बेसल बॉडी बोल देते हैं बेटा। So this is about cilia and flagella. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी सीलिया या फ्लैजेला की दिखाती है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सराउंडेड है। कोर इनका एक्सोनिम कहलाता है, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे के, माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी माइक्रो मतलब छोटे, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं लॉन्ग एक्सिस में। एक्सोनीम में ज़्यादातर 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स होते हैं जो रेडियली अरेंज्ड होते हैं।
ठीक है, जो रेडियली अरेंज्ड होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इसमें एक सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं। तो इनके अरेंजमेंट को हम लोग, क्योंकि 9 आसपास और 2 सेंटर में, तो इनको हम लोग 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। मैं नियरली 1 आध मिनट के लिए रुकूंगी, आप तब तक नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टाइम कम लगे तो आप पॉज भी कर सकते हैं, लेकिन आप नोट कर सकते हैं। अभी आपको मैं थोड़ा सा टाइम तो दे रही हूँ। मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ बेटा। ये डायग्राम भी आपका होमवर्क है, आप ड्रॉ करके मुझे सेंड करना।
आप पॉज करके ड्रॉ कर लीजिए, मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे हमने किया कि सेंट्रल ट्यूब्यूल्स ब्रिज से कनेक्टेड हैं आपस में, और सेंट्रल शीथ से इनक्लोज्ड हैं, जो कि यहाँ पे रेड में सेंट्रल शीथ दिखाई गई है। तो हर ये सेंट्रल शीथ हर डबलेट से कनेक्टेड है बाय वन ऑफ इट्स ट्यूब्यूल्स, तो इसीलिए 9 डबलेट्स या 9 रेडियल स्पोक्स दिखाई देते हैं, क्योंकि 9 ही डबलेट्स होते हैं। तो पेरिफेरल डबलेट्स आपस में भी कनेक्टेड हैं बाय लिंकर्स और इंटर डबलेट ब्रिज। सीलिया फ्लैजिला दोनों सेंट्रियोल जैसे स्ट्रक्चर से उभरते हैं, जिसे हम बेसल बॉडी बोलते हैं। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग करने जा रहे हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। ठीक है, तो सेंट्रोसोम बेसिकली इज अ स्ट्रक्चर। मैं 1 मिनट आपको एक डायग्राम और दिखाना चाह रही हूँ। आपको लर्न इतना ही करना है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज सेक। ये देखो, जो साइटोस्केलेटन के कुछ एलिमेंट्स आपको दिखा दूं, जो 3 टॉपिक आज हमने अभी तक किए हैं। ठीक है, राइबोसोम्स सबसे पहले। तो राइबोसोम्स में थोड़ा सा बता दूं मैं पहले आपको। राइबोसोम्स को पैलेड पार्टिकल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनको जॉर्ज पैलेड ने ढूंढा था। ठीक है, ये चीज़ राइबोसोम्स में अगर आप डिफरेंसेस लिखना चाहो तो यहाँ पे आप लोग ये नोट कर सकते हैं। हाँ, दिस थिंग आई फॉरगॉट टू, ये हमने कर लिया था कि 70, 50s और 80s होते हैं। 80s 50 और 30s 70s की सब यूनिट्स होते हैं, और 80s की सब यूनिट 60 और 40s होते हैं। ठीक है, 80s सिर्फ यूकेरियोटिक कॉइल्स नहीं, यूकेरियोटिक सेल्स, सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। और 70s प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों सेल्स में होते हैं। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ 70s होते हैं, और यूकेरियोटिक में ये उसमें प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में ये देखे जाते हैं। ठीक है, 80s का साइज बड़ा होता है ऑब्वियसली, और 70s का छोटा होता है। ठीक है, 80s जो होता है वो यूकेरियोट्स में ही होता है, या फ्रीली अटैच्ड, या फ्रीली होता है साइटोप्लाज्म में, नहीं तो अटैच्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मेम्ब्रेन कौन सी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बेसिकली, या कई बार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड होता है। सेवेंटीएस फ्रीली भी हो सकता है, फ्री होता है तो पॉलीसोम फॉर्म में होता है प्रोकैरियोट्स में, और वैसे ही प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा जाता है इनके मैट्रिक्स में। तो ये आप डिफरेंसेस यहाँ पे नोट कर सकते हैं राइबोसोम्स के।
तो अगर नहीं नोट किया तो पॉज कर लो बेटा, मैं आगे कर रही हूँ स्लाइड। ये नहीं ज़रूरत है कुछ करने की। ये साइटोस्केलेटन जो फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं साइटोस्केलेटन बनाते हैं, शेप वगैरह मेंटेन करने में मदद करते हैं। इसमें क्या कुछ आता है बेसिकली, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, ये चीज़ अगर ऐड करना चाहते कर सकते हो। ठीक है, वैसे ये हमने कर लिया साइटोस्केलेटन, जितना कर लिया उतना ही बहुत है। जो यहाँ पे डायग्राम अगर देखना चाहते हो माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रो फिलामेंट्स की, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि इस तरीके की माइक्रोस्कोपिकली, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिकली अगर देखा जाए तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली सेल का स्केलेटन बनाते हैं, सेल की शेप बनाते हैं। तो इस तरीके के ये धागेदार या फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ बेटा। ये वैसे अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वैसे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट इनके नाम माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, नाम ही काफ़ी है बस। सीलिया और फ्लैजेला के बारे में ये हमने ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई उसी के जैसी डायग्राम है। ठीक है, हमारी वाली डायग्राम जो हमने की है वो ज़्यादा अच्छी है, डिटेल में है। ठीक है, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो अगर समझ आ गई है, ठीक है, तो ये देखो वो लॉन्गिट्यूडनली कैसे जा रही है, ये आपको दिखाना चाह रही थी कि लॉन्गिट्यूडनली वो इसी तरीके से जाएंगी। वो जो हमने स्ट्रक्चर किया है वो इस चीज़ का यानी क्रॉस सेक्शन का स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, कि लॉन्गिट्यूडनली ये इसी तरीके से जो ट्यूब्यूल्स हैं इसके पैरेलल ही जाएंगी। हमने जो क्रॉस सेक्शन किया वो इस तरीके से उसको काट के ये किया है। ये मेम्ब्रेन बाउंड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से इसको बाहर से सराउंड करती है। ये भी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लैजेला का। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में भी आप देख सकते हो कि जो ट्यूब्यूल्स वगैरह जो हैं, ठीक है, इसको हम लोगों ने ये बेसल बॉडी के यूँ रूटलेट्स, बेसल प्लेट, शाफ्ट और टिप में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से लंबे तरीके से ये स्ट्रक्चर्स जा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनली। ये ट्यूब्यूल्स कैसे जा रहे हैं आप देख सकते हैं। काटेंगे तो वही क्रॉस सेक्शन जो हमने अभी स्ट्रक्चर डिस्कस किया ये वाला पीछे, तो वैसा ही सेक्शन इसका आएगा। ठीक है बच्चे, डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है सिर्फ क्रॉस सेक्शन की जो हमने पहले की है। ये अगर आप डिफरेंसेस नोट करना चाहें तो ये ज़रूर आप कर सकते हैं कि सीलिया, जब भी सीलिया स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है जो हमने डिस्कस किया है, जब भी सीलिया किसी सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, आपको याद होगा पैरामीशियम आप जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हो, पैरामीशियम पूरा इस तरीके से कवर्ड बॉडी होती है उसकी सीलिया। ठीक है, तो जब भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो उनका नंबर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जब भी फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं तो कभी तो एक ही फ्लैजेला होता है। ठीक है, और कभी 1 से 4 होते हैं, ज़्यादातर नहीं, कई बार लोफोट्राइकस में ज़्यादा भी हो जाते हैं लेकिन ज़्यादातर कम होते हैं। ठीक है, यूजुअली 1 to 4। तो यूजुअली बेसिकली वर्ड रहेगा यूजुअली लेस। ठीक है, वर्ड रहेगा यूजुअली लेस।
तो यूजुअली लो होता है, इसका नंबर लार्ज या हाई होता है। और सीलिया जो होते हैं ये साइज़ में छोटे स्ट्रक्चर्स, इसके मेन ये दो डिफरेंस हैं कि नंबर जब भी होगा फ्लैजेला का कम होता है और सीलिया का ज़्यादा होता है। और साइज़ में देखा जाए तो सीलिया छोटे होते हैं और फ्लैजेला कंपैरेटिवली लंबे होते हैं। तो अगर थ्रू आउट द मेजर पोर्शन ऑफ द सर्फेस ऑफ द सेल, सीलिया मेजर पोर्शन ऑफ द सर्फेस ऑफ द सेल को कवर करते हैं, ज़्यादातर सारे सेल को ही कवर कर देते हैं। और फ्लैजेला ज़्यादातर कई बार एक ही एंड पे होते हैं या बहुत कम एरिया कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, कवर लेसर सरफेस एरिया ऑफ द सेल। ठीक है, बीट इन अ कोऑर्डिनेटेड रिदम इधर साइमल्टेनियसली। ठीक है, चप्पू की तरह चलते हैं, कोऑर्डिनेटेड रिदम यानी चप्पू की तरह चलते हैं और इसको मूवमेंट में मदद करते हैं और फूड गेन करने में भी ये मदद करते हैं। ठीक है, फ्लैजेला इंडिपेंडेंटली चलता है। और जो सीलिया होते हैं ये ज़्यादातर एक तरीके से, जैसे आपने वो पोंगल के टाइम के पे जो बोट रेसिंग चलती है साउथ में, उसको कभी टीवी पे देखा होगा कि वो कितने सारे लोग बैठे होते हैं और एक साथ चप्पू चलाते हैं। तो सीलिया ऑलमोस्ट वैसे चलता है, सारे एक साथ कोऑर्डिनेटेड फैशन में। फ्लैजेला वैसे नहीं होते, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट भी मूवमेंट कर सकते हैं ये। सीलिया का सरफेस ज़्यादातर स्मूथ होता है, फ्लैजेला का सरफेस पे स्मूथ भी हो सकता है, कई बार फ्लिमर्स होते हैं। फ्लिमर्स यानी इस तरीके के इस तरीके से कुछ उभार से इसके ऊपर कई बार हो सकते हैं। ठीक है, तो मेन तो ये डिफरेंसेस हैं। नंबर यूजुअली इसमें फ्लैजेला में लेस, ठीक है, और इसमें हाई नंबर होता है सीलिया में। और सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर और इसमें लॉन्गर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर करते हैं, ये कम सरफेस एरिया को कम कवर करते हैं। ठीक है, कवर लेस सरफेस एरिया। तो ये कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम करते हैं और ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ठीक है, ये स्मूथ वाला नहीं भी करना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीलिया और फ्लैजेला में डिफरेंसेस आप लोग नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों से ऐसे बनेंगे नहीं, तो ये डिफरेंसेस आप लोग नोट कर लो। बाय चांस कई बार कोई पूछ लेता है।
ठीक है, आई होप यू हैव नोटेड इट. इफ नॉट, पॉज इट एंड नोट देन. ये सीलिया और फ्लैजेला के कुछ फंक्शंस हैं. ठीक है, कि ये लोकोमोशन में मदद करते हैं. जो फ्लैजिलेट ऑर्गेनिजम्स या सीलिएटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया जैसे, बैक्टीरिया में काफ़ी में फ्लैजिला होता है. ठीक है, सीलिएटेड ये अपना हो गया, पैरामीशियम हो गया. तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी पानी वाले ऑर्गेनिजम्स में ये सीलिया वाटर करंट्स जनरेट कर देते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन भी आसान हो जाता है. ठीक है, तो लैंड एनिमल्स में सीलिया हम में, जैसे कि सीलिया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है. जब हम कोई गलत चीज़ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बाय चांस चली जाए तो जो हम लोग को खांसी आती है वो भी इसमें मदद करती है. और ये सीलिया भी उस अनवांटेड पार्टिकल को बाहर निकाल के फेंकने में मदद करते हैं. ठीक है, ओविडक्ट में एग्स को आगे पास करना हो, जो एग्स ओवरी रिलीज कर देती है, तो ओवरी के आगे ओविडक्ट होता है. ओविडक्ट में सीलिया होते हैं जो कि इस एग को आगे यूट्रस तक पहुंचाने में मदद करते हैं. ठीक है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो इसमें अपने किडनी में होते हैं, इनको भी आगे फ्लो करवाने में सीलिया मदद करते हैं. तो सीलिया हमारी बॉडीज़ के अंदर भी होते हैं और सब्सटेंसेस को मूव करने में भी मदद करते हैं. तो सीलिया और फ्लैजेला कुछ हद तक दे आर सेंसिटिव टू लाइट, टेम्परेचर एंड कंटैक्ट. ठीक है, हम लोग फंक्शंस कर रहे हैं तो पहले 4 ही सफिशेंट रहेंगे हमारे लिए. ठीक है, तो आप ये फंक्शंस भी नोट कर सकते हैं बेटा. तो हमने फिनिश किए राइबोसोम्स, सीलिया एंड फ्लैजेला एंड साइटोस्केलेटन. ठीक है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. यहाँ पे भी आप स्ट्रक्चर देखना इसका. इसके स्ट्रक्चर में भी ट्रिपलेट्स, इसके जैसे वहाँ पे डुप्लेट्स थे तो इसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये बना हुआ है और इसमें ट्रिपलेट्स हैं. तो लंबाई में ये भी लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स हैं और क्रॉस सेक्शन में ये इस तरीके से गोल से स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं. और इसमें भी हमें रेडियल स्पोक्स दिखाई देते हैं. ठीक है, ये डायग्राम में दोबारा दिखाती हूँ आपको. ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं. और इनको हम लोग 9+0 अरेंजमेंट बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि 9 ट्रिपलेट्स आसपास हैं और सेंटर में कोई नहीं है, तो 9+0 अरेंजमेंट इसका बोला जाता है. ठीक है, ये मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ. पहले हम इसका मेन कंटेंट डिस्कस कर लें.
तो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम ऐसी ऑर्गेनेली होती है जिसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग सेंट्रियोल्स बोल देते हैं। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनेली होती है जिसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम लोग सेंट्रियोल्स बोल देते हैं। दे आर एक्चुअली सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटीरियल्स। दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटीरियल्स। ठीक है, यानी कि सेंट्रियोल के आसपास एक अमॉर्फस मटेरियल होता है। ठीक है, और दे आर both the centrioles in a centriole lie perpendicular to each other. एक्चुअली जब भी सेल डिवीजन होनी होती है तो सेल डिवीजन के चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एक सेंट्रियोल इस तरीके से पड़ा होता है और दूसरा उसके साथ इस तरीके से पड़ा होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़े होते हैं जब भी इनको अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, ये बेसिकली सेल डिवीजन में मदद करते हैं। तो इनके अंदर का जो अरेंजमेंट है ये जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि यूं ट्रिपलेट स्ट्रक्चर्स हैं और सेंटर में इस तरीके से ये अरेंज्ड हैं। तो एक तरीके से कार्ट व्हील चक्के जैसा इसका शेप होता है और ये 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स के बने हुए होते हैं जो कि 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। ट्यूब्यूल ज़्यादातर जो हम लोग इसमें कर रहे हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका वो रिपीट कराती हूँ। ये सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेली है जो सेंट्रोसोम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम बेसिकली क्या होते हैं, इस तरीके से 2 सेंट्रियोल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं। इन्हीं 2 सेंट्रियोल्स के आसपास हम लोग इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे जब सेल डिवीजन का चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो इनके आसपास अमॉर्फस मटेरियल होता है। अमॉर्फस मटेरियल यानी कि जिसकी कोई शेप डेफिनेट नहीं होती है, कुछ वैसा ही मटेरियल इसके आसपास ऑब्जर्व किया जाता है। इसको ज़्यादा अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए हैं क्योंकि ये कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर हम लोग को नहीं दिखाई देता, लेकिन एक हैलो जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। हैलो बोल देते हैं ना जिसको। ठीक है, कि वैसा कुछ क्रिएशन इसके आसपास करता है कि थोड़ा सा एक टाइप का मटेरियल हमें इसके आसपास दिखाई ये देता है। ठीक है, जिसका कोई डेफिनेट शेप वगैरह नहीं होता, लेकिन ऑब्जर्व करते वक्त ये ऐसे दिखाई देते हैं। तो ये एक्चुअली हम इनका पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे कि सेल डिवीजन में जब हमारा जो एक सेल 2 में डिवाइड करता है तो उसका जो जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं उनके डिवीजन में ये मदद करता है। और कैसे करता है ये आप लोग आगे देखेंगे सेल डिवीजन के चैप्टर में। तो सेंट्रोसोम बना देते हैं 2 सेंट्रियोल्स मिलके। ठीक है, तो सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली जो 2 सेंट्रियोल्स की बनी हुई है। और ये दोनों सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़े हुए होते हैं। ठीक है, और इनके आसपास ये अमॉर्फस मटेरियल, ये इस तरीके से अमॉर्फस मटेरियल इसके आसपास पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलर होता है और हर एक, इसको काट के देख लो, बेशक इसको काट के देख लो, इनके अंदर कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर होता है। कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया कि 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स होते हैं। 9 के 9 ट्रिपलेट्स के बने हुए होते हैं और ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ट्रिपलेट्स यानी 3-3 के ग्रुप के बने हुए होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से इनका अरेंजमेंट चक्के जैसा होता है।
हर ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट, यानी 3-3 के ग्रुप का बना हुआ था। जैसे मैंने बताया एक तरीके से स्ट्रक्चर ये ऐसा ही होता है, ठीक है। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे डबलेट्स हैं, वहाँ पे ट्रिपलेट्स हैं, 3 होते हैं। और यहाँ पे सेंटर में 2 हैं, ये वहाँ पे सेंटर में कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे हम लोग क्योंकि 9 आसपास और 2 सेंटर में, तो इसको 9+2 एरे बोल रहे थे। वहाँ पे 9 ट्रिपलेट्स आसपास और सेंटर में कुछ भी नहीं, तो 9+0 बोल देते हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे ये अंतर होता है। तो होता कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट है। मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी, वैसे मैंने आपको दिखाया था। तो ये नोट करना चाहें तो यहाँ पे बेटा पॉज करके नोट कर लो इसको। सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम, ये हेडिंग है बेटा, ये हेडिंग है, ठीक है। ये छोटी सी डायग्राम भी ड्रॉ कर ही लेना, वैसे आपको उसमें दिख जाएगी ये अपना सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। छोटा सा दिखेगा उसमें, इतना नहीं दिखेगा, लेकिन दिख जरूर जाता है। पॉज कर लो, नोट करना है तो मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ। अब हर पेरिफेरली जो 3-3 पड़ी थी, जैसे सीलिया में डुबलेट थी, तो यहाँ पे ट्रिपलेट है, 3-3 के ग्रुप की हैं। और ये भी आपस में कनेक्टेड है, जैसे ये थी कनेक्टेड, ठीक है, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज से कनेक्टेड होंगी। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सीलिया फ्लैजिला में स्पोक्स देखे थे, रेडियल स्पोक्स, तो यहाँ पे भी रेडियल स्पोक्स होंगे जो सेंटर से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स, इसमें भी बेसल बॉडी से ये बनते हैं। तो सेंट्रियोल्स एक्चुअली ये क्या करते हैं, सेंट्रियोल्स ही बेसल बॉडी, सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। तो सेंट्रियोल्स खुद सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी बनाते हैं। तो ये बेसल बॉडी को स्टडी कर रहे हैं, फिर बाद में सीलिया और फ्लैजिला को हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल्स ही एक्चुअली बेसल बॉडी उसकी बना देते हैं, ठीक है। और ये क्या काम, इनके 2 फंक्शंस हैं। एक तो दे फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला, दूसरा ये बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स, एक स्पिंडल अपरेटस बनता है जो कि जैसे मैंने आपको बताया सेल डिवीजन में मदद करेगा। ये स्पिंडल फॉर्मेशन क्या होता है स्पिंडल, ये सब हम सेल डिवीजन के चैप्टर में करेंगे। अभी आप जस्ट यहाँ पे नोट कर लो कि ये स्पिंडल अपरेटस या स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करते हैं एनिमल सेल में। क्यों एनिमल सेल में, क्योंकि सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स, ठीक है। तो इसको बेटा पॉज करके नोट करो, ये 2 फंक्शन हो गए, सेंट्रियोल्स के बेसल बॉडी बनाना और स्पिंडल फाइबर बनाना। सीलिया फ्लैजिला की बेसल बॉडी बनाते हैं और सेल डिवीजन के लिए स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ बेटा, पॉज करके नोट कर लो, करना है तो। आई एम चेंजिंग द स्लाइड नाउ। एक्चुअली मैं वहीं दिखा देती हूँ आपको वो
मैं एक बार चलो ये सेंट्रोसोम रिवाइज करा दूँ आपको, फिर वो डायग्राम में दिखाती हूँ, ठीक है। सो सेंट्रोसोम वो ऑर्गेनेली है जो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स या सेंट्रियोल्स की बनी हुई होती है और इनके आसपास अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है। जो सेंट्रियोल्स सेंट्रोसोम में एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़े हुए होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, एक इस तरीके से तो दूसरा इस तरीके से, और इनके सेंटर में क्रॉस सेक्शन कार्ट व्हील चक्के जैसा होता है। 9 ट्रिपलेट्स या इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स के बने हुए होते हैं और ये ट्यूब्यूल्स होते हैं तो ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ईच पेरिफेरल फिब्रिल ट्रिपलेट होता है और एडजेसेंट ट्रिपलेट्स भी लिंक्ड होते हैं। सेंट्रल पार्ट प्रॉक्सिमल रीजन का प्रोटीनेशियस होता है और इसको हब बोल देते हैं, क्योंकि सेंट्रल पार्ट जो इस तरीके से होता है इसको हम लोग हब बोल देते हैं। और ये साइड वाले ट्रिपलेट्स से रेडियल स्पोक्स इसको कनेक्ट करते हैं। ये स्पोक्स भी प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। सेंट्रियोल्स के दो काम हैं, एक तो बेसल बॉडी बनाता है ये सीलिया और फ्लैजिला की, दूसरा सेल डिवीजन के लिए स्पिंडल अपरेटस या स्पिंडल फाइबर्स तैयार करता है। एक्चुअली होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। सेल डिवीजन में तो दो सेंट्रियोल्स इस तरीके से बन जाते हैं और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं, ठीक है। उनके साथ ये कुछ इस तरीके से अटैच्ड होने वाले धागे बना देते हैं और इन धागों को हम लोग स्पिंडल फाइबर बोल देते हैं। यहाँ पे उतना क्लियर सा नहीं बना, मैं आपको सेल डिवीजन वाले चैप्टर में ये अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो डायग्राम पे दोबारा ले जाती हूँ। ये देखो, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया, सेंटर वाले पोर्शन को हम लोग हब बोल देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो हब बोल देते हैं। तो आसपास माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स होते हैं जो कि 9 होते हैं। आपने देखा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट्स हैं। सेंटर में कुछ नहीं है, इसीलिए 9+0 एरे या 9+0 अरेंजमेंट। और सीलिया और फ्लैजिला में डबलेट होते हैं, यहाँ पे ट्रिपलेट होते हैं, लेकिन सीलिया और फ्लैजिला अराइज फ्रॉम दिस ओनली, ठीक है। तो ये रेडियल स्पोक्स होते हैं जो हर ट्रिपलेट को सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो आप बस यहाँ पे रेडियल स्पोक कर लो, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट कर लो और सेंटर वाले पोर्शन को हब, ठीक है। तो इतना ही बहुत रहेगा। आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको यहाँ पे बस 9+0 एरे, और ये है क्या, सेंट्रियोल, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल मिलके सेंट्रोसोम बना रहे हैं और ये एक सेंट्रियोल का क्रॉस सेक्शन है। अगर आप चाहें तो इसको ड्रॉ करके रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जब भी आपको रिवीजन करना होगा, पिक्चर आपके पास होगी तो आपको आसानी रहेगी। आई विल रिकमेंड कि आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो मैं अभी स्लाइड चेंज कर देती हूँ। सेंट्रियोल्स जो हैं वो सेल डिवीजन में मदद करते हैं। ये फंक्शंस आप नोट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, सेल डिवीजन में मदद करते हैं और ये बेसल बॉडी
में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया और फ्लैजिला की। ये दो फंक्शंस कर लिए थे। तो एक्चुअली जो स्पर्म होता है उसका भी टेल होती है, वो भी एक तरीके से फ्लैजिला जैसी ही होती है। तो उसमें भी दो सेंट्रियोल्स होते हैं। तो डिस्टल सेंट्रियोल उसमें बेसल बॉडी बनाता है किसकी, टेल की बेसिकली। ठीक है, तो इट गिव्स, या इस लाइन की जगह पे आप सिंपल कह सकते हो कि सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल इन स्पर्म गिव राइज टू टेल। ठीक है, फॉर्म्स द टेल। डिस्टल सेंट्रियोल इन स्पर्म फॉर्म्स द टेल। तो ठीक है, या इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल्स नोट करना ज़रूरी है। तो इसको भी आप पॉज करके नोट कर लो बेटा। पॉज करके नोट कर लो बेटा। Okay, so I hope you have noted it. If not, please pause. यहाँ पे है ना, ये वैसे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट टाइम करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी राइबोसोम है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बेसिकली। इसके ऊपर भी हमें ये मिल रहे हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तो अगली बार हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया सीलिया फ्लैजिला, इससे पहले साइटोस्केलेटन, और फिर सीलिया फ्लैजिला, साइटोस्केलेटन, सबसे पहले राइबोसोम्स डिस्कस किए, फिर साइटोस्केलेटन, फिर सीलिया फ्लैजिला, और फिर सेंट्रियम्स और सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। ठीक है, दो सेंट्रियोल्स का बनता है एक सेंट्रोसोम, जो सेल डिवीजन में मदद करता है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ये काफ़ी टॉपिक्स आज के लिए हो गए हैं। स्पेशली ये जो डायग्राम्स आपने ड्रॉ की हैं, आप मुझे सेंड भी कर देना।